नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th एवं 10th के लिए अति महत्वपूर्ण मैथ्स के वस्तुनिष्ठ लेकर आए हैं, जो कि 9th के कोर्स से संबंधित है एवं 10th के ब्रिज कोर्स से संबंधित हैं। एक ही वीडियो में हम पूरा कोर्स यहाँ पर समाप्त करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो 9th के चैप्टर हैं और 10th में मैप्ड किए गए हैं, जैसे संख्या पद्धति, बहुपद, निर्देशांक ज्यामिति, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, त्रिभुज, वृत्त, रचनाएं, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सांख्यिकी एवं प्रायिकता का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर शुरू करते हैं हम संख्या पद्धति से। इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे? प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्याएं। जैसे कि यहाँ पर ये आकृति में दिखाया गया है, सबसे अंदर रखी गई हैं प्राकृत संख्याएं, फिर उसके ऊपर यानी उससे ज्यादा आंकड़ों में होती हैं पूर्ण संख्याएं, फिर उसके ऊपर है पूर्णांक, फिर उसके ऊपर है परिमेय संख्याएं और ये साइड में दी गई हैं अपरिमेय संख्याएं। और परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संयुक्त मेल कहलाता है वास्तविक संख्याएं। तो जैसे हम यहाँ समझते हैं, एक बात और समझते हैं कि किसी संख्या के गुणनखंड क्या होते हैं। जैसे 12 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 3, 13 के अभाज्य गुणनखंड 13 स्वयं एक अभाज्य संख्या है। प्राकृत संख्याएं देखिए, प्राकृत संख्याओं को गणन संख्याएं भी कहते हैं, जो कि गिनने के काम में आती हैं। जैसे 1 2 3 डैश 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 गिनती जो होती है हमारी, वह प्राकृत संख्याएं हैं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक होती है। देखिए, एक से शुरू हो रही प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक होती है। तथा सबसे बड़ी कोई प्राकृत संख्या नहीं होती, अनंत तक जा रही हैं क्योंकि ये संख्याएं, क्योंकि बड़ी से बड़ी प्राकृत संख्या से भी बड़ी प्राकृत संख्या हम बता सकते हैं। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को n से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि ये नेचुरल नंबर है तो n से प्रदर्शित करेंगे। पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स क्या होते हैं? शून्य सहित प्राकृत संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। यदि हम प्राकृत संख्याओं में शून्य मिला दें तो ये पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 0 1 2 3 डैश डैश डैश, इनके समुच्चय को पूर्ण संख्याओं का समुच्चय कहते हैं। इसे W से प्रकट करते हैं। अतः W का जो समुच्चय होगा 0 1 2 3 4 डैश डैश डैश, सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है 0 तथा सबसे बड़ी कोई पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या हमने समझा। अब हम समझते हैं पूर्णांक। शून्य सहित धनात्मक एवं ऋणात्मक प्राकृत संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक के समुच्चय को प्रायः z या i से प्रकट किया जाता है। इंटीजर है तो i से व्यक्त किया जाता है। जैसे z या i बराबर होगा 0। इसमें आप देखिए, धनात्मक 1, धन 2, धन 3 ये सब आया था तो पूर्ण संख्याएं थी। लेकिन अब ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 ये ऋणात्मक संख्याएं भी आ गई, तो अब ये पूर्णांक कहलाने लगे। इन संख्याओं को संख्या रेखा पर निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, ये हमने ले लिया यहाँ पर 0 और 0 के पीछे -1, -2, -3, -4 ये भी चलते रहेगा माइनस अनंत तक। फिर 1 2 3 4 बढ़ते रहेगा और इनका कोई अंत नहीं होगा। दोनों तरफ कोई अंत नहीं है। ये संख्याएं हैं पूर्णांक। संख्या रेखा पर प्रदर्शित कोई भी दो संख्याओं में से दाईं और बाईं संख्या, दाईं ओर स्थित संख्या बाईं ओर स्थित संख्या से सदैव बड़ी होती है। इस तरफ जैसे हम जाएंगे दाईं ओर तो ये संख्याएं बड़ी प्राप्त होते जाएंगी। बाईं ओर जैसे ही हम जाने लगेंगे तो हमें संख्याएं छोटी प्राप्त होते रहेंगी। संख्या रेखा की बाईं ओर की संख्या दाईं ओर की संख्या से सदैव छोटी होती है। बाईं ओर की संख्या सदैव कैसी होगी? छोटी। और दाईं ओर की संख्या होगी सदैव बड़ी। तो अब यहां पर हम संख्या रेखा देख ले रहे हैं। यहां पर संख्या रेखा, जैसे संख्या रेखा पर हमें -1 प्रदर्शित करना है तो ये देखिए 0 के निकट -1 है, यहां पर हम घेरा लगा देंगे। 3 प्रदर्शित करना है तो ये 3 है, 3 पर हम घेरा लगा देंगे। इसी प्रकार हमको -3 प्रदर्शित करना है तो ये देखिए हमने संख्या रेखा पर -3 प्रदर्शित कर दिया। अब हमें यह पता चला कि वास्तव में -3 से बड़ा कौन है? 0 है। 0 वास्तव में किससे बड़ा है? -3 से बड़ा है। इस तरह से हम देखते हैं कि दाईं ओर की संख्याएं बड़ी होती हैं और बाईं ओर की संख्याएं छोटी होती हैं। इस प्रकार हम किन्हीं भी दो संख्याओं की तुलना कर सकते हैं। अब यदि -4 और -3 की हम बात करें तो
-4 देखिए यहाँ पर छोटा है क्योंकि यह है बाईं ओर, और -3 यहाँ बड़ा है क्योंकि यह है दाईं ओर। तो संख्या रेखा पर ये दोनों अंक देखकर तुलना हम कर सकते हैं। अब हम क्या देख रहे हैं कि 4 से बड़ा 3 है क्या? नहीं है। अर्थात जिस प्रकार हम समीकरण के दोनों पक्षों में ऋण का गुणा करके उसे धन चिन्ह में बदल सकते हैं, परंतु असममिका के समय जब छोटा है या बड़ा है का चिन्ह लगा हो, हम ऐसा नहीं कर सकते। इसके लिए हमें असमिका का चिन्ह भी परिवर्तित करना पड़ता है। जैसे देखिए ऋण 4 और ऋण 3 में हम देख रहे हैं कि बड़ा है कौन? ऋण 3 बड़ा है, लेकिन जब हमने दोनों पक्षों में ऋण का गुणा किया तो यह चिन्ह भी बदल गया। अब 4 बड़ा हो गया है 3 से। ये अब समझते हैं परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स। ऐसी संख्याएं जो p बटे q के रूप में होती हैं, जहां p और q पूर्णांक संख्याएं हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब यह है कि q का मान 0 के बराबर नहीं होगा। परिमेय संख्याओं के समुच्चय को q से प्रकट करते हैं, जैसे 5/7, 8/9, 4/7, 0, 7/9 इत्यादि। ये परिमेय संख्याएं हैं। जैसे शांत दशमलव निरूपण भी परिमेय संख्या है। अशांत दशमलव निरूपण जिसकी आवृत्ति हो रही है वह भी परिमेय संख्याएं हैं। तो अब देखते हैं अपरिमेय संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, जहां p q पूर्णांक है तथा q इज नॉट इक्वल टू 0, उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे √3, √2, √5, पाई, √7 करनी वाली संख्याएं, अशांत अनावर्ती दशमलव वाली संख्याएं, ये सब कहलाती हैं अपरिमेय संख्याएं। अब लेते हैं अपरिमेय संख्याओं के बारे में तो हमने जान लिया। अब वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं देखते हैं। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को ही वास्तविक संख्याएं कहते हैं। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों जब मिल जाती हैं तो बनती हैं वास्तविक संख्याएं। जैसे हमने उदाहरण में परिमेय संख्याओं के भी उदाहरण लिख दिया और अपरिमेय संख्याओं के भी उदाहरण लिख दिया। अब हम क्या जान रहे हैं? संख्याओं के प्रकार। प्राकृत संख्याएं, संकेत है n, 1 2 3 4 डैश डैश डैश। पूर्ण संख्याएं, इसे w से व्यक्त करते हैं, 0 1 2 3 4 डैश डैश डैश। पूर्णांक, इसे z या i से प्रदर्शित करते हैं, 0 +1 -1 +2 -2 +3 -3, ऐसा चलते रहेगा। परिमेय संख्याएं q से प्रकट करते हैं, p बटे q के रूप में व्यक्त करते हैं। p और q दोनों पूर्णांक होते हैं तथा q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। अपरिमेय संख्याओं को p से व्यक्त करते हैं जो परिमेय p बटे q के रूप में ना लिखी जा सके, जैसे √2, √7, पाई, e इत्यादि। वास्तविक संख्याएं क्या हैं? परिमेय तथा अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याओं का समुच्चय वास्तविक संख्याएं हैं। अब हम दूसरे चैप्टर की बात करेंगे, बहुपद की। तो बहुपद की क्या है देखिए, बहुपद की परिभाषा सबसे पहले हम समझेंगे। एक चर x में बहुपद px निम्न प्रकार का एक बीजीय व्यंजक होता है। देखिए एक बीजीय व्यंजक है वास्तव में बहुपद। जैसे an x की घात n, यानी एक है यहाँ पर अचर और चर की घात n, फिर अचर चर की घात उससे कम, फिर चर की घातों के घटते क्रम में हम इस बीजीय व्यंजक को लिखते हैं। और अंत में ये चर की घातें जब समाप्त हो जाती हैं, जब शून्य घात हो जाती है, तो a0 x की घात 0 अर्थात a0 शेष होता है। तो यहाँ पर a0, a1, a2, a3, an ये सभी क्या हैं? अचर हैं। और an वास्तव में शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए, अन्यथा ये चर की घात जो an है उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। यदि an शून्य है तो x की घात n यहाँ पर नहीं होगी, उच्चतम घात x की घात यहाँ पर n-1 हो जाएगी। तो यहाँ देखिए a0, a1, a2 डैश डैश an क्रमशः
x की घात 0, 1, 2, x की घात n के गुणांक हैं, जैसे कि हमने यहाँ देखा है। एक और बात यहाँ पर है कि प्रत्येक an x की घात n, an-1 x की घात n-1, an-2 x की घात n-2 डैश 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 a2x स्क्वायर a1x और a0 बहुपद के पद कहलाते हैं। ये सब पद हैं कि एक पदी बहुपद है, द्विपदी बहुपद है या किस तरह का बहुपद है, ये पदों की संख्या नापी जाती है। n बहुपद की घात कहलाता है जहां n एक पूर्णांक है। n बहुपद की घात तभी कहलाएगी जब यहां पर an इज नॉट इक्वल टू 0 हो। बहुपद की घात क्या होती है? एक बहुपद में चर की अधिकतम घात वाले पद की घातांक को ही बहुपद की घात कहा जाता है। आसान है बहुत पहचानना बहुपद की घात को। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है एक बहुपद ax वर्ग धन bx धन c, तो हम देख लेंगे यहाँ पर चर की अधिकतम घात कितनी है? 2 है, तो ये 2 घात वाला बहुपद है। चलिए आगे समझते हैं बहुपद के प्रकार। सामान्यतः हम बहुपदों को निम्न रूप से वर्गीकृत कर सकते हैं। घात के आधार पर क्या होते हैं? एक घात वाले बहुपद को कहते हैं रैखिक बहुपद। उसका सामान्य सूत्र है ax धन b, जैसे कि x धन 1, 2x आदि एक घातीय बहुपद हैं, रैखिक बहुपद हैं। द्विघाती बहुपद दो घात वाले बहुपद ax वर्ग धन bx धन c, इसका सामान्य रूप है, जैसे कि 4x वर्ग धन 5x धन 2/3 है इत्यादि। ये द्विघात वाले बहुपद हैं क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात 2 है। त्रिघाती बहुपद ax की घात 3 धन bx वर्ग धन cx धन d इस रूप का होता है, और यहाँ उदाहरण दिया गया है x की घात 3 ऋण 4x वर्ग धन 6 इत्यादि त्रिघाती बहुपद हैं। बहुपद की अधिकतम घात 3 होती है। द्विवर्ग बहुपद या चतुर्घाती बहुपद देखिए x वर्ग ax की घात 4 धन bx की घात 3 धन cx वर्ग धन dx धन e, यहाँ पर x की अधिकतम घात कितनी है? 4 है, तो हम बोलेंगे कि यह द्विवर्ग बहुपद है। घात 5 और उससे अधिक वाले बहुपद के लिए कोई विशेष नाम नहीं होता है। हम उसे 5 घात का बहुपद, 6 घात का बहुपद, 7 घात का बहुपद इस तरह से कह सकते हैं। अब हम देखते हैं पदों के आधार पर बहुपद। एक पद वाला जो बहुपद है उसे हम एक पदी बहुपद कहते हैं, जिसमें एक ही पद है। जैसे 3x अकेला है, 1/5y अकेला है, एक ही पद है, तो एक पदी बहुपद। द्विपदी बहुपद देखिए करणी 3 धन 6x, इसमें 2 पद हैं। फिर दूसरा उदाहरण देखिए x ऋण 5y, इसमें भी 2 पद हैं। फिर तीसरा उदाहरण है x वर्ग धन 2, इसमें भी 2 पद हैं। त्रिपदी बहुपद जो है करणी 3x वर्ग धन 4x धन 2, इसमें 3 पद हैं। फिर 5y की घात 4 धन 2y धन 6, इसमें भी 3 पद हैं। इस तरह से यह त्रिपदी बहुपद है। 4 या उससे अधिक पद वाले बहुपदों के लिए कोई विशेष नाम नहीं होता। 4 पद वाले बहुपद, 5 पद वाले बहुपद ऐसे कह सकते हैं हम। अचर बहुपद क्या होता है? शून्यतर शून्य को छोड़कर संख्या अचर को शून्य घात वाला बहुपद या अचर बहुपद कहते हैं। अब देखिए शून्यतर यानी शून्य को छोड़कर केवल संख्या लिखी हुई है, तो ऐसे बहुपद को हम क्या कहेंगे? शून्य घात वाला या अचर बहुपद कहेंगे। मान लो अकेला एक बहुपद लिखा हुआ है 7, तो इसमें x की घात कितनी है? चर की घात कितनी है? 0 है, तो यह शून्य घात वाला बहुपद है या क्या कहलाएगा? अचर बहुपद कहलाएगा। तो अब देखते हैं आगे शून्य बहुपद क्या होता है। तो फिर शून्य बहुपद एक बहुपद जिसमें सभी गुणांक शून्य हो, शून्य बहुपद कहलाता है। अर्थात px बराबर 0, सारे गुणांक यदि शून्य हो गए तो px पूरा का पूरा बहुपद ही क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। इस ऐसे बहुपद को हम शून्य बहुपद कहते हैं, इसीलिए हमने इसे अचर बहुपद नहीं कहा था। फिर से समझते हैं अचर बहुपद क्या है। शून्यतर यानी शून्य को छोड़कर संख्या, कोई भी संख्या यदि लिखी हुई है मात्र और चर की कोई घात लगी हुई नहीं है, तो ऐसे बहुपद को हम अचर बहुपद कहते हैं। जैसे अकेला b लिखा हुआ है, अकेला a लिखा हुआ है, या कोई बहुपद में जैसे px बराबर सीधे लिखा हुआ है 3, तो ऐसे बहुपद को हम अचर बहुपद कहेंगे। लेकिन px बराबर आ गया 0, तो ऐसे बहुपद को हम शून्य बहुपद कहेंगे। अब आते हैं, देखिए बीजीय सर्वसमीकाएं हमें यहाँ पर दी गई हैं। उससे पहले हम समझते हैं कि शून्य बहुपद की घात परिभाषित
नहीं है कि शून्य बहुपद की कितनी घात होती है, या परिभाषित नहीं है। अचर बहुपद की घात जरूर परिभाषित है। अचर बहुपद की घात कितनी होती है? शून्य होती है। लेकिन शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं है। हम नहीं कह सकते कि उसकी घात कितनी है। बीजीय सर्वसमीकाओं का हम अध्ययन करेंगे। बीजीय सर्वसमीकाएं क्या है? एक्स धन वाई पूरे की घात 2 बराबर एक्स की घात 2 धन 2xy धन वाई की घात 2। इसे हम ए और बी के रूप में भी याद रखते हैं। ए धन बी पूरे का वर्ग बराबर ए का वर्ग धन 2ab धन बी का वर्ग। इस तरह से ये x माइनस वाई पूरे का वर्ग वाली सर्वसमीका भी है, तो इसे हम a माइनस बी के रूप में भी याद रखते हैं। a माइनस बी पूरे का वर्ग पहला ऋण दूसरा पूरे का वर्ग बराबर a का वर्ग ऋण 2ab धन b का वर्ग। तो जहां जहां x y है वहां हम a b रखकर भी सर्वसमीकाओं को याद रख सकते हैं। फिर तीसरी सर्वसमीका यहाँ पर दी गई है, एक्स वर्ग ऋण वाई वर्ग बराबर एक्स धन वाई एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में एक्स ऋण वाई। चौथी सर्वसमीका है एक्स धन वाई धन जेड पूरे का वर्ग बराबर एक्स का वर्ग धन वाई का वर्ग धन जेड का वर्ग धन 2xy धन 2yz धन 2zx। फिर त्रिघातीय देखिए सर्वसमीका है एक्स धन वाई पूरे की घात 3 बराबर एक्स की घात 3 धन वाई की घात 3 धन 3xy कोष्टक में एक्स धन वाई। इसे हम कोष्टक तोड़कर ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स की घात 3 धन वाई की घात 3 धन 3x वर्ग वाई धन 3xy वर्ग। अब छठवें नंबर की सर्वसमीका है एक्स ऋण वाई पूरे की घात 3 बराबर एक्स की घात 3 ऋण वाई की घात 3 ऋण 3xy कोष्टक में एक्स ऋण वाई। जब हम इस 3xy को अंदर ले जाएंगे तो इसका एक नया रूप आएगा, एक्स की घात 3 ऋण वाई की घात 3 ऋण 3x वर्ग वाई धन 3xy वर्ग। इसी प्रकार एक्स की घात 3 ऋण वाई की घात 3 बराबर पहले कोष्टक में एक्स ऋण वाई, दूसरे कोष्टक में एक्स वर्ग धन एक्स वाई धन वाई वर्ग। फिर आठवें नंबर की सर्वसमीका है एक्स की घात 3 धन वाई की घात 3, पहले कोष्टक में एक्स धन वाई, दूसरे कोष्टक में एक्स वर्ग ऋण एक्स वाई धन वाई वर्ग। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। शुरुआत करते हैं। एक चर में रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? जिसमें एक चर हो, जैसे ए एक्स धन बी बराबर 0, ए बराबर नहीं 0, ए बी वास्तविक संख्याएं हैं के रूप का होता है। जैसे 3x धन 5 बराबर 0 में एक चर x है और 7x बराबर ऋण 2 में एक चर x है और इनमें चर की अधिकतम घात 1 है, इसलिए इन्हें रैखिक समीकरण कहते हैं। दो चर में रैखिक समीकरण x धन बी वाई धन c बराबर 0, जहां a b और c वास्तविक संख्याएं हैं और a b इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप का होता है। यहां पर हम देखेंगे कि x पहला चर है, y दूसरा चर है, इसलिए यह दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। चर की अधिकतम घात 1 है, इसलिए रैखिक समीकरण कहलाते हैं। एक चर में रैखिक समीकरण का केवल एक हल होता है। अब एक घात है तो एक हल, जबकि दो चर में रैखिक समीकरण अब इसमें के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। x के मान हम रखते जाएंगे तो y के मान हमें प्राप्त होते जाएंगे, y के मान हम रखते जाएंगे, x के मान हमें प्राप्त होते जाएंगे। एक चर रैखिक समीकरण देखिए, 3x बराबर यदि 12 है तो x बराबर क्या हो जाएगा? 12/3 अर्थात 4 हो जाएगा। दो चर के रैखिक समीकरण 2x धन 3y बराबर 5 है। हम यहाँ पर x के मान रखते जाएंगे तो y के हमें अनंत मान प्राप्त होते जाएंगे। इसे कोई हल हो सकते हैं, इसके कई हल हो सकते हैं। जैसे x बराबर 0 तो y बराबर 5/3, x बराबर 1 तो y बराबर 1, x बराबर 5/2 तो y बराबर 0। आगे हम बढ़ाते ही जा सकते हैं। दो चर में रैखिक समीकरण का आलेख एक सीधी रेखा होता है, इसलिए हम इसे रैखिक समीकरण कहते हैं, क्योंकि इसमें रेखा प्राप्त होती है। अब पढ़ते हैं चैप्टर त्रिभुज। दो आकृतियां सर्वांगसम होती हैं यदि उनके एक ही आकार और एक ही माप हो। दो आकृतियां बिल्कुल सर्वांगसम कहलाएंगी यदि उनके एक ही आकार हो, एक ही माप हो। जैसे यहां पर दिया है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का एक त्रिभुज है। यहां पर भी 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का एक त्रिभुज है।
भुजाएं समान हैं, उनके कोण समान हैं, तो ऐसी आकृतियां सर्वांगसम कहलाती हैं। यहाँ पर भी देखिए समान भुजा वाले वर्ग हैं, सर्वांगसम हैं। यहाँ देखिए समान भुजा एवं समान कोण वाले आयत हैं, तो यह भी सर्वांगसम हैं। दो रेखाखंड सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी लंबाइयां समान हैं। 5 सेंटीमीटर वाला रेखाखंड ए बी है, 5 सेंटीमीटर वाला रेखाखंड पी क्यू है, तो दोनों रेखाखंड सर्वांगसम हैं। समान त्रिज्या वाले दो वृत्त भी सर्वांगसम होते हैं। देखिए 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त ये है और ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त ये है, दोनों वृत्त आपस में सर्वांगसम हैं। त्रिभुजों की सर्वांगसमता के नियम हम जान लें कि हमें पता है कि उसकी सभी संगत भुजाओं के बराबर हो, सभी कोण सभी संगत कोणों के बराबर हो, तभी त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम किन्हीं 3 के बारे में जानकर भी यह पता कर सकते हैं कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं अथवा नहीं। तो पहली सर्वांगसमता है भुजा कोण भुजा सर्वांगसमता। यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और अंतर्गत कोण उनके बीच का कोण क्रमशः दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और अंतर्गत कोण के बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम कहलाते हैं। अब देखिए इन दोनों त्रिभुजों में, पहले त्रिभुज में देखिए भुजा ए बी वास्तव में किसके बराबर है? भुजा पी क्यू के बराबर है। फिर देखिए कोण ए बी सी, कोण ए बी सी वास्तव में कितना है? कोण पी क्यू आर के बराबर है, क्योंकि दोनों 45 अंश हैं। और क्या दिया हुआ है? भुजा BC किसके बराबर है? भुजा BC भुजा QR के बराबर है। तो हम क्या कहेंगे? भुजा कोण भुजा सर्वांगसमता से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। इस तरह से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम कहलाएंगे और यह सर्वांगसमता नियम कहलाएगा भुजा कोण भुजा सर्वांगसमता। त्रिभुज के दो कोण और अंतर्गत भुजा क्रमशः एक दूसरे त्रिभुज के दो कोण और अंतर्गत भुजा के बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। अब ये देखिए दूसरे प्रकार की सर्वांगसमता जो है वह है कोण भुजा कोण सर्वांगसमता। अब देखिए कोण B वास्तव में किसके बराबर है? कोण B बराबर कोण Q। फिर देखिए बीच की भुजा कौन सी है? BC बराबर QR, ये बीच की भुजा बराबर हो गई। और कोण C बराबर कोण R है, तो हम कहेंगे कोण भुजा कोण सर्वांगसमता से ये दोनों त्रिभुज भी सर्वांगसम होंगे। जैसे ही त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनके सबके बाकी संगत कोण और बाकी संगत भुजाएं भी अपने आप बराबर हो जाती हैं। अब लेते हैं भुजा 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 सर्वांगसमता। क्या है? SSS सर्वांगसमता नियम। यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाएं के बराबर हों, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तीनों भुजाएं तीनों भुजाओं के बराबर हैं, अर्थात भुजा ए है, ये देखिए, और ये है P। तो देखिए भुजा AB किसके बराबर है? भुजा PQ के बराबर है। भुजा BC किसके बराबर है? QR के बराबर है। और भुजा AC किसके बराबर है? PR के बराबर है। जब तीनों भुजाएं आपस में संगत तीनों भुजाएं के बराबर हैं, तो त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज PQR के। अब लेते हैं कोण, देखिए समकोण कर्ण भुजा सर्वांगसमता नियम। समकोण कर्ण भुजा सर्वांगसमता नियम क्या है? यदि दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा के बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। सबसे पहले तो हम जान लें कि दोनों में समकोण है, दोनों में समकोण है तो एक कोण बराबर है, तो समकोण हो गया। और कर्ण क्या है? जब समकोण त्रिभुज है तो पहले त्रिभुज का कर्ण यानी AC दूसरे त्रिभुज का कर्ण यानी PR के बराबर हो। और दूसरी चीज क्या है? एक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के संगत भुजा के बराबर हो, यानी BC जो है वास्तव में QR के बराबर है, या AB PQ के बराबर हो जाए तो भी हम कह सकते हैं
कि समकोण कर्णभुजा सर्वांगक्षमता से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगक्षम हैं। अब देखिए त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये देखिए यदि त्रिभुज की भुजाएं बराबर हैं अर्थात त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी ए बी बराबर ए सी है यदि, तो ए बी का सम्मुख कोण कौन है? कोण सी। और बी सी ए सी का सम्मुख कोण कौन है? कोण बी। यह भी आपस में बराबर होंगे। सम्मुख भुजाएं बराबर हैं तो सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। इस त्रिभुज में दो भुजाओं ए बी व ए सी बराबर हैं, तब ए बी के सामने का कोण कोण सी तथा ए सी के सामने का कोण बी भी आपस में बराबर होंगे, अर्थात कोण सी बराबर कोण बी। अगला है किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। अब देखिए यदि कोण बराबर हैं तो उनके सामने की भुजा भी बराबर होंगी। कोण ए देखिए, कोण ए बराबर है किसके? कोण बी के। आकृति में दिख रहा है कि कोण ए किसके बराबर है? कोण बी के। कोण ए के सामने की भुजा कौन है? कोण ए के सामने की भुजा है बी सी। वास्तव में भुजा बी सी किसके बराबर है? कोण बी के सामने की भुजा कौन है? ए सी के बराबर है। इस तरह से हम जानेंगे कि समान कोणों की सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। अब लेते हैं आगे। इस त्रिभुज में दो कोण ए तथा कोण बी दोनों क्रमशः 50 अंश के तथा इन कोणों के सामने की भुजाएं भी आपस में बराबर हैं, अर्थात बी सी बराबर ए सी, जो कि हमने पीछे समझा। अब देखिए 7वां नंबर है, किसी त्रिभुज की लंबी या बड़ी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है। जो सबसे बड़ी भुजा होती है वही उसी के सामने का कोण सबसे बड़ा कोण होता है। देखिए ए बी भुजा 4 सेंटीमीटर है, बी सी भुजा 5 सेंटीमीटर है और ए सी भुजा 6 सेंटीमीटर है। तो 6 सेंटीमीटर वाली जो भुजा है उसके जो सामने का कोण है कोण बी सबसे बड़ा कोण है। यहाँ समझते हैं, इस त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा ए सी बराबर 6 सेंटीमीटर है, तब इस भुजा के सामने का कोण कोण बी सभी कोणों में सबसे बड़ा होगा। बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है। इसी प्रकार किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा लंबी या बड़ी होती है। बड़े कोण की सम्मुख भुजा, सबसे बड़ा कोण कौन है? कोण ए है, तो उसके सामने की भुजा कौन है? भुजा बी सी है। कोण ए कितना है? 70 अंश है, सबसे बड़ा है, तो इसके सामने की भुजा जो बी सी है यह सबसे बड़ी या लंबी भुजा होगी। इस त्रिभुज में दिए गए तीनों कोणों में सबसे बड़ा कोण कोण ए बराबर 70 अंश है, तब कोण ए के सामने की भुजा बी सी इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होगी। अब देखते हैं अगला, किसी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। यदि हम कोई भी दो भुजाओं को हम जोड़ लें तो तीसरी भुजा से बड़ा होता है। एक त्रिभुज है जिसमें एक भुजा 3 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा 4 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा 5 सेंटीमीटर है। कोई भी दो भुजाओं को आप जोड़ लीजिए, 3 और 4 को हमने जोड़ लिया तो ये बड़ा होगा तीसरी भुजा 5 से, यानी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो देखिए इस त्रिभुज में भुजा ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 4, ए सी बराबर 5। अब इसकी कोई सी भी दो भुजाओं को जोड़ दिया जाए तो उनका योग तीसरी भुजा से सदैव बड़ा होगा, अर्थात 3 धन 4 बड़ा होगा 5 से, 4 धन 5 बड़ा होगा 3 से। निम्न आकृति को हम देख सकते हैं। इसमें भी आप देखिए, इसमें भी हम 3 और 4 को, अब देखिए ए बी, बी सी और ए सी, त्रिभुज में ए बी और ए सी का योग बी सी के बराबर है, अर्थात 3 धन 4 बराबर 7। अतः इन मापों का त्रिभुज संभव नहीं है। यह त्रिभुज जो है वास्तव में इन मापों का नहीं है। यदि हम स्केल और प्रकार की सहायता से इस प्रकार के त्रिभुज की रचना करना चाहें तो संभव नहीं होगा। इस प्रकार दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से कम या बराबर नहीं होगा, त्रिभुज बनाना संभव नहीं है। इस प्रकार देखिए हम जान गए हैं कि किन्हीं भी दो भुजाओं को जब हम जोड़ेंगे तीसरी भुजा से अधिक ही होना चाहिए। यहाँ बराबर भी है तो भी हम कहेंगे कि इस प्रकार का त्रिभुज बनाना संभव नहीं है। निर्देशांक ज्यामिति क्या है? निर्देशांक ज्यामिति चलिए शुरू करते हैं। निर्देशांक
अक्ष समझते हैं। सबसे पहले कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति को दो परस्पर लंबवत रेखाओं के संदर्भ में प्रदर्शित किया जाता है। ये परस्पर लंबवत रेखाएं निर्देशांक अक्ष कहलाते हैं। ये देखिए, हमने y अक्ष, x अक्ष, देखिए x अक्ष को आड़ा क्षैतिज लिया और y अक्ष को ऊर्ध्वाधर ले लिया हमने यहाँ पर, तो ये निर्देशांक अक्ष कहलाते हैं। ये परस्पर लंबवत रेखाएं निर्देशांक अक्ष कहलाती हैं। लंबवत रेखाएं निर्देशांक अक्ष कहलाएंगे, x अक्ष, y अक्ष। x अक्ष और y अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है ये वास्तव में मूल बिंदु होता है और इसके निर्देशांक होते हैं 0 0। इस मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। इसे O से प्रदर्शित करते हैं, O से प्रदर्शित कर देते हैं हम इस मूल बिंदु को। यदि हम किसी बिंदु P की स्थिति का निर्धारण करना चाहें तो बिंदु P के निर्देशांक 2 3 हैं, अर्थात इसका x निर्देशांक 2 है और y निर्देशांक 3 है, अर्थात x अक्ष से लंबवत दूरी y निर्देशांक के बराबर होती है और y अक्ष से लंबवत दूरी x निर्देशांक के बराबर होती है। जैसे देखिए, x अक्ष से लंबवत दूरी यहाँ पर कितनी है? यहाँ पर x अक्ष से लंबवत दूरी 3 इकाई है, अर्थात जो y निर्देशांक है ना 3, उसके बराबर है। या हम ये देखिए, इस बिंदु की y अक्ष से लंबवत दूरी कितनी है? 2 है, जो कि x निर्देशांक के बराबर है। यह निर्देशांक के बारे में जानते हैं। कार्तीय पद्धति में किसी बिंदु की स्थिति को दर्शाने के लिए निर्देशांक PAB का प्रयोग किया जाता है। बिंदु PAB में A बिंदु P की y अक्ष से लंबवत दूरी है, जिसे बिंदु का भुज कहते हैं या x निर्देशांक कहते हैं। बिंदु PAB में B बिंदु P की x अक्ष से लंबवत दूरी है, जिसे बिंदु की कोटि या y निर्देशांक कहते हैं। अब यहाँ देखिए, भुज व कोटि के मान। यदि भुज और कोटि a बराबर भी 0 है और b बराबर भी 0 है तो ऐसी स्थिति को हम मूल बिंदु कहते हैं। x अक्ष का मान भी 0 और y अक्ष का x निर्देशांक भी 0 और y निर्देशांक भी 0, तो यह बिंदु मूल बिंदु कहलाता है। यदि a 0 से बड़ा है, b भी 0 से बड़ा है और दोनों धनात्मक हैं तो प्रथम चतुर्थांश में होंगे। यदि a 0 से छोटा है किंतु b 0 से बड़ा है, यानी a ऋणात्मक है और b धनात्मक है, तो द्वितीय चतुर्थांश है। फिर a 0 से छोटा है और b भी 0 से छोटा है, अर्थात दोनों ऋणात्मक हैं, तो तृतीय चतुर्थांश में है। और a 0 से बड़ा है किंतु b 0 से छोटा है, यानी पहला धनात्मक है और दूसरा ऋणात्मक है, तो चतुर्थ चतुर्थांश की स्थिति है। हम कुछ बिंदुओं पर विचार करेंगे, जैसे कि मूल बिंदु के निर्देशांक होंगे 0 0। प्रथम चतुर्थांश पर कोई बिंदु जैसे 2 3 है तो दोनों धनात्मक हैं, तो ऐसा बिंदु प्रथम चतुर्थांश में कहलाता है। यदि ऋण 2 3 है, यानी पहला ऋणात्मक और दूसरा धनात्मक है, तो ऐसा बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में कहलाता है। यदि ऋण 2 ऋण 3 है, दोनों ऋणात्मक है, तो ऐसा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में कहलाता है। किंतु यदि पहला धनात्मक है और दूसरा ऋणात्मक है, तो ऐसा बिंदु चतुर्थ चतुर्थांश में कहलाता है। अब यहाँ पर कुछ बिंदु यहाँ पर दिए गए हैं, उन्हें हम समझने का प्रयास करेंगे। 0 0 मूल बिंदु, 3 4 दोनों धनात्मक हैं, प्रथम चतुर्थांश। ऋण 3 4 पहला ऋणात्मक दूसरा धनात्मक, द्वितीय चतुर्थांश। ऋण 3 ऋण 4 तृतीय चतुर्थांश, दोनों ऋणात्मक हैं। और 3 ऋण 4 पहला धनात्मक दूसरा ऋणात्मक है, तो यह चतुर्थ चतुर्थांश का बिंदु है। बिंदु 3 0 4 0 ऋण 5 0 जिनका y निर्देशांक 0 है, सभी बिंदु x अक्ष पर स्थित हैं। x अक्ष पर यहाँ में ध्यान रखना है कि x अक्ष पर y निर्देशांक 0 होता है। बिंदु 0 3 0 4 0 ऋण 5 जिनका x निर्देशांक 0 है, देखिए तीनों बिंदुओं में x निर्देशांक 0 है, इस प्रकार के सभी बिंदु y अक्ष पर स्थित होते हैं। अब अगला चैप्टर है वृत्त और उसमें हम पढ़ेंगे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में। एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल के एक स्थिर बिंदु से एक स्थिर दूरी पर स्थित हो, एक वृत्त कहलाता है। बहुत आसान है वृत्त को जानना। एक तल पर स्थित पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल के एक स्थिर बिंदु से
एक स्थिर दूरी पर स्थित हो। एक वृत्त कहलाता है। स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र तथा स्थिर दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। देखिए, एक हमने स्थिर बिंदु लिया, इससे एक स्थिर दूरी त्रिज्या लिया और इसे जब हमने खींच दिया तो यह बनकर तैयार हुआ वृत्त। देखिए, वृत्त के बारे में और हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से जाने वाली जीवा वृत्त का व्यास कहलाती है। यह वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है और जो वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की जीवा होती है। अब यहाँ पर देखिए, चाप क्या है? वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की जो माप है ये क्या कहलाती है? वृत्त की चाप कहलाती है। यहाँ पर पी क्यू वृत्त की, ये देखिए, लघु चाप, और यहाँ पर देखिए ये पी क्यू वृत्त की दीर्घ चाप है। ये लघु चाप पी क्यू और ये दीर्घ चाप पी क्यू। अब यहाँ पर देखिए दोनों भागों में काट दिया गया है, लघु चाप और ये दीर्घ चाप। बड़े वाले भाग को दीर्घ चाप, छोटे वाले भाग को लघु चाप। अब यहाँ पर देखिए केंद्र है, ये सी वृत्त का केंद्र है और ये सी ए वृत्त की त्रिज्या है। सी वृत्त का केंद्र है और सी ए वृत्त की त्रिज्या है। ऐसे ही अब हम यहाँ पर समझेंगे कि वृत्तखंड क्या है। लघु वृत्तखंड यानी चाप और जीवा द्वारा घिरा हुआ जो क्षेत्र है, जो छोटा वाला क्षेत्र है ये लघु वृत्तखंड कहलाएगा और ये जो बड़ा वाला क्षेत्र है ये दीर्घ वृत्तखंड कहलाएगा। ध्यान रखें, किसके द्वारा? चाप और जीवा द्वारा घिरा क्षेत्र ही वृत्तखंड कहलाता है। चाप और जीवा द्वारा घिरा क्षेत्र वृत्तखंड कहलाता है। तो जो छोटा वाला जो भाग है वो कहलाएगा लघु वृत्तखंड, बड़ा वाला जो भाग कहलाएगा वो कहलाएगा दीर्घ वृत्तखंड। इसी प्रकार त्रिज्याओं ये देखिए, त्रिज्याओं और चाप द्वारा घिरा छोटा क्षेत्र कहलाएगा लघु त्रिज्यखंड और जो बड़ा क्षेत्र है वह कहलाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड। किन किन से घिरा हुआ है? त्रिज्याओं और चाप द्वारा। यहाँ पर जीवा और चाप द्वारा घिरा क्षेत्र था इसलिए वृत्तखंड कहला रहा था, लेकिन यहाँ पर त्रिज्याओं और चाप द्वारा घिरा क्षेत्र है तो इसे हम त्रिज्यखंड कहेंगे। तीन असंरेख बिंदुओं से जाने वाला एक और केवल एक वृत्त होता है। तीन असंरेख बिंदु कोई भी ले लीजिए। यहाँ मैंने ले लिया ए, बी और ये ले लिया मैंने सी। जब हम तीनों असंरेख बिंदुओं के लंबार्धक करेंगे, ये देखिए ए बी का मैंने लंबार्धक खींचा इस तरह से, इस प्रकार मैंने ए सी का भी लंबार्धक खींचा इस तरह से, और जब हमने इन्हें मिलाया तो हमें एक बिंदु केंद्र O प्राप्त हुआ। ओ ए, ओ बी या ओ सी किसी के भी बराबर हमने त्रिज्या लेकर जब वृत्त खींचा तो एक और केवल एक ही वृत्त खींचा जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि तीन असंरेख बिंदुओं से एक और केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। माना ए बी सी तीन असंरेख बिंदु हैं जो एक ही रेखा पर ना हो बिंदु हैं, तब इनसे होकर केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। समझते हैं वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। माना ए बी और सी डी वृत्त सी ओ आर यानी जिसका केंद्र O और त्रिज्या R है कि दो बराबर जीवाएं हैं। जीवा ए बी केंद्र O पर कोण ए ओ बी तथा जीवा सी डी केंद्र O पर कोण सी ओ डी बनाती है, तब ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी होगा। वृत्त की जीवा समान जीवा केंद्र पर समान कोण अंतरित करेंगी क्योंकि इन दोनों त्रिभुजों में भुजा 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 सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे तो कोण भी बराबर हो जाएंगे। अब देखिए, यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो तो वे जीवाएं बराबर होती हैं। माना एक वृत्त सी ओ आर की जीवा ए बी द्वारा केंद्र पर बना कोण कोण ए ओ बी है तथा जीवा सी डी द्वारा केंद्र पर बना कोण सी ओ डी है। तो यदि बराबर हैं ये दोनों तब जीवाएं भी बराबर होंगी। क्यों बराबर होंगी? देखिए, हम जान रहे हैं कि पहले त्रिभुज में ओ ए ओ सी के बराबर है, फिर ओ बी ओ डी के बराबर है। ये सभी क्या हैं? वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इसलिए बराबर हैं। और हमें क्या बराबर दिया हुआ है? कोण
ए ओ बी किसके बराबर है? कोण सी ओ डी के बराबर है। तो भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए हैं, और दोनों त्रिभुज जैसे ही सर्वांग सम होंगे तो हम जानते हैं कि ये जो इनके संगत अवयव भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो जीवा ए बी वास्तव में जीवा सी डी के बराबर होगी। अब आगे देखते हैं। एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। एक वृत्त है यहाँ पर देखिए, और वृत्त सी ओ आर जीवा ए बी है, जिस पर वृत्त के केंद्र ओ से ओपी लंब डाला गया है। जीवा ए बी दो बराबर भागों में विभाजित होती है। तो क्या हो जाएगा? वास्तव में ए पी बराबर बी पी हो जाएगा। इसे भी हम सर्वांग क्षमता से प्रदर्शित कर सकते हैं। ओ ए और ओ बी को मिलाकर दो त्रिभुज समकोण कर्ण भुजा सर्वांग क्षमता से सर्वांगसम हो जाते हैं, और हम सिद्ध कर सकते हैं कि ए पी और बी पी दोनों बराबर हैं। अब देखिए, एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। अब यदि हमने जीवा को समद्विभाजित करने के लिए जो रेखा खींची है ओपी, तो वह जीवा पर लंब होती है, हमें यह सिद्ध करना है। यह भी हम सर्वांग क्षमता से सिद्ध कर सकते हैं। देखिए, माना किसी वृत्त जिसका केंद्र O है तथा त्रिज्या R है तथा COR की AB एक जीवा है। जीवा AB के मध्य बिंदु P से यदि केंद्र को मिला दें तो OP जीवा AB पर लंब होगी। देखिए, अब OP जो है जीवा AB पर लंब होती है, तो हम लिख देंगे कि OP लंब AB। इसे भी हम सर्वांग क्षमता के नियम से सिद्ध कर सकते हैं। O से A को और O से B को मिला देंगे तो यहाँ पर हम इस त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध कर देंगे। तो ये OP जो है AB पर लंब सिद्ध हो जाएगा। अब देखिए, 7वां नंबर है। एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। माना कोई वृत्त जिसका केंद्र O है, त्रिज्या R है, अर्थात COR की दो बराबर जीवाएं AB और CD केंद्र O पर क्रमशः AOB और COD कोण बनाती हैं, तब ये कोण भी आपस में बराबर है, हमने पीछे सिद्ध कर चुका है। तो AB बराबर CD कोण AOB बराबर कोण COD। तो जब ये आपस में बराबर हो गए हैं तो ये जो जीवाएं हैं वह केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। AB और CD दोनों समान जीवाएं हैं और केंद्र से उनकी दूरी भी समान होती है। अब 8वां नंबर देखते हैं। सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके संगत केंद्रों से समान दूरी पर होती हैं। यदि दो वृत्त सर्वांगसम हैं तो उनकी बराबर जीवाएं यदि बराबर हैं तो उनके संगत केंद्रों से समान दूरी पर होती हैं। यदि वो जो दोनों जीवाएं हैं वो आपस में उनके संगत केंद्रों से बराबर दूरी पर होती हैं। जिन दो वृत्तों की त्रिज्याएं समान हों तो वे वृत्त सर्वांगसम होते हैं। हम जानते हैं कि त्रिज्याएं समान हैं तो वृत्त सर्वांगसम होंगे। अतः माना दो सर्वांगसम वृत्त जिनके केंद्र क्रमशः O O डैश हैं, उनमें दो जीवाएं AB तथा CD हैं, बराबर हैं। AB और CD कैसी हैं? बराबर हैं, अर्थात AB बराबर CD। तब इन जीवाओं द्वारा संगत केंद्रों पर बनाए गए कोण भी बराबर होंगे। समान जीवाओं द्वारा जो कोण बनेंगे वह भी आपस में बराबर होंगे। 9वां है। एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। आप देखिए, ये है एक चाप है, इसके द्वारा केंद्र पर बना कोण मान लो 60 अंश है, तो इसी चाप द्वारा वृत्त की शेष परिधि पर बना कोण क्या होगा? 30 अंश होगा, क्योंकि केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। अब देखिए, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। एक ही वृत्तखंड पर यदि आप कोण बनाएंगे तो कोण आपस में बराबर होंगे। चलिए देख लेते हैं। अब एक ही वृत्तखंड किस तरह से होगा? हमारे पास AB है एक वृत्तखंड, यहाँ से हम P बिंदु तक लेकर जाएंगे और यहाँ मान लो 70 अंश का कोण बनता है, तो इसी AB से हम Q बिंदु पर भी जाएंगे
तो भी यहाँ पर हमें 70 अंश का ही कोण मिलेगा। समान वृत्तखंड से समान एक ही चाप से यदि हम कोण बनाएंगे तो हमें बराबर कोण मिलेंगे, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है एक कोण ए पी बी बराबर कोण ए क्यू बी। फिर है अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। ये देखिए ये अर्धवृत्त है और अर्धवृत्त से हम कहीं भी कोण बनाएंगे तो 90 अंश का ही कोण बनेगा। ये देखिए हम कहीं भी कोण बना रहे हैं तो ये 90 अंश के ही कोण बनेंगे। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। कोण ए पी बी बराबर 90 अंश। अब चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के युग्म का योग 180 अंश होता है। यानी कोई भी दो युग्म हम ले लें चक्रीय चतुर्भुज के, कोण ए धन कोण सी का योग जब हम करेंगे तो 180 अंश ही प्राप्त होगा, और कोण बी और कोण डी का जब हम योग करेंगे तो 180 अंश ही प्राप्त होगा। लेकिन चक्रीय चतुर्भुज हम किसे कहेंगे? जिस चतुर्भुज के चारों शीर्ष एक ही वृत्त की परिधि पर स्थित हों तब वह चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। वृत्त की परिधि पर ही चारों शीर्ष होने चाहिए, तब यह शर्त काम करती है। जैसे कि हमने मान लिया कि कोण ए मान लो यहाँ पर 80 अंश है, तो कोण सी यहाँ पर 100 अंश होगा, क्योंकि दोनों का योग 180 अंश होता है। अब यहाँ पर देखते हैं, यदि किसी चतुर्भुज ABCD में कोण ए धन कोण सी बराबर 180 अंश और कोण बी धन कोण डी बराबर 180 अंश, तब चतुर्भुज ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज होगा। जब देखिए चक्रीय चतुर्भुज कब होगा? जब उसके सम्मुख कोणों का योग 180 अंश है, तब वह चक्रीय चतुर्भुज होगा। अब पढ़ते हैं रचनाएं। रचनाओं में एक पटरी या स्केल तथा प्रकार का प्रयोग करके किसी कोण को समद्विभाजित करना। 60 अंश के कोण की रचना कर इसके समद्विभाजक की रचना कीजिए। तो 60 सबसे पहले देखिए हम क्या करना पड़ेगा। सर्वप्रथम प्रारंभिक बिंदु ए से जाने वाली एक किरण ए बी खींचेंगे। देखिए ए से जाने वाली सबसे पहले हमने एक किरण खींच दिया। फिर दूसरा काम, ए को केंद्र मानकर प्रकार की सहायता से किसी भी त्रिज्या का एक चाप खींचा जो ए बी को बिंदु सी पर काटता है। देखिए एक चाप हमने खींच दिया जो ए बी को बिंदु सी पर काटता है। पुनः सी को केंद्र मानकर उसी त्रिज्या का को वह त्रिज्या जो चरण सेकंड में ली गई, जो हमने AC की त्रिज्या लिया है ना, उतनी ही त्रिज्या का एक चाप इस प्रकार काटा जो पूर्व चाप को काटे। एक और चाप हमने लिया जो पूर्व चाप को काटे, माना वह चाप को बिंदु D पर काटता है। ये देखिए हमने यहाँ से A से C का हमने एक ऐसा लंबा चाप ले लिया था। इस लंबे चाप में फिर से हमने C पर प्रकार रखा और उतनी ही लंबाई का एक और चाप काटा जो बिंदु D पर काटता है। अब हमने क्या किया? देखिए बिंदु A और D को मिलाया, जिसे हम किरण AE प्राप्त होती है। हमें क्या प्राप्त हुई? किरण AE प्राप्त हुई। वो जो दोनों के कटान बिंदु को हमने यहाँ पर काटा था ना D पर, तो इस तरह से हमें प्राप्त हुआ था। इस तरह से हमें बिंदु D पर कटान बिंदु प्राप्त हुआ था। उस D पर कटान बिंदु पर हमने क्या किया? एक और किरण AE खींच दिया। अब ये हमारे कितने अंश का कोण प्राप्त हो गया? हमें 60 अंश का कोण हमें प्राप्त हो चुका है। तो देखिए कोण EAB 60 अंश का अभीष्ट कोण होगा। इस कोण के समद्विभाजक के लिए निम्न चरणों का अनुसरण करेंगे। कैसे? समद्विभाजक के लिए क्या करना पड़ेगा? C और D को केंद्र मानकर तथा 1/2 CD से बड़ी त्रिज्या लेकर चाप लगाएं जो एक दूसरे को माना बिंदु F पर प्रतिच्छेद करती है तथा AF को मिलाएंगे। बहुत आसान है। हमने ये जो लिया है C और D को केंद्र मानकर आधे से ज़्यादा प्रकार लेकर हम चाप खींचेंगे। किस तरह से चाप खींचेंगे? देखिए C पर रखा प्रकार, ये देखिए एक चाप आया, D पर रखा प्रकार, ये चाप आया, और इन दोनों को मिलाते हुए एक किरण AF हम खींच देंगे, जैसे कि नीचे की आकृति में दिया गया है। यही जो AF है, देखिए क्या है? अभीष्ट AF कोण EAB का अभीष्ट समद्विभाजक है। यानी AF ही वास्तव में कोण BAE का कोण समद्विभाजक है। यानी 60 अंश वास्तव में
दो समान 30-30 अंश के कोणों में बट जाएगा। अब हमें प्राप्त हुआ कि कोण EAB का वास्तव में जब हम अर्धक करेंगे 60 अंश था, 60 अंश का जब हमने अर्धक किया तो 30-30 अंश के हमें दो कोण प्राप्त हुए, कोण EAF और कोण FAB। अब दूसरा है किसी रेखाखंड का लंब समद्विभाजक हम कैसे करेंगे। तो 6 सेंटीमीटर लंब एक रेखाखंड खींचकर उसका लंब समद्विभाजक खींचिए। ऐसा प्रश्न आया कि 6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचकर उसका लंब समद्विभाजक कीजिए। तो रचना का पहला चरण है कि 6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड AB हमने खींच दिया सबसे पहले। फिर क्या किया, A और B को केंद्र मानकर तथा आधे से ज्यादा, AB के आधे से ज्यादा अधिक त्रिज्या लेकर रेखाखंड AB के दोनों ओर एक दूसरे को काटते हुए चाप लगाया। एक दूसरे को काटते हुए देखिए आधे से ज्यादा हमने प्रकार ले लिया और ये चाप लगाया। ये देखिए हमने एक रेखाखंड लिया, आधे से ज्यादा प्रकार लेकर ऊपर नीचे और फिर B पर रखकर ऊपर नीचे, इस तरह से ये चाप कटे हुए हैं, ऊपर नीचे चाप काट दिया। फिर PQ को मिलाया, PQ को हम मिला देंगे जो दोनों तरफ कटान बिंदु प्राप्त होंगे। AB को बिंदु M पर प्रतिच्छेद करती है, तब रेखा PMQ AB का अभिष्ट लंब समद्विभाजक है। PMQ क्या है, AB का अभिष्ट लंब समद्विभाजक है। 6 सेंटीमीटर जो रेखाखंड था वह 3-3 सेंटीमीटर के दो रेखाखंडों में बट गया, जहां पर वास्तव में AB का जब हमने आधा किया तो किस किस के बराबर हो गया, वो AM और MB के बराबर हो गया। अब देखिए किसी बाह्य बिंदु से दी गई रेखा पर लंब खींचना। अब हमारे पास कोई रेखा है और बाह्य बिंदु से हम उस पर लंब खींचना चाहते हैं। तो 7 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए, इसके एक बाह्य बिंदु P से इस रेखा पर लंब की रचना कीजिए। तो चलिए रचना के चरण ले लेते हैं। सर्वप्रथम AB बराबर 7 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींच दिया, ये देखिए हमने खींच दिया। फिर क्या करेंगे, माना AB के बाहर P कोई बिंदु है, P कोई बिंदु है, इस बिंदु को केंद्र मानकर एक चाप इस प्रकार खींचा जो AB को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। माना ये बिंदु क्रमशः C और D हैं। अब हमने क्या किया कि बिंदु P से हमने उस पर चाप खींच दिया। देखिए ये बिंदु P था, यहाँ से हमने एक इस तरह का चाप खींच दिया जो कि दोनों ओर काटता है C और D पर। फिर क्या करेंगे, बिंदु C और D को केंद्र मानकर 1/2 CD से अधिक त्रिज्या के चाप काटें जो परस्पर बिंदु Q पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये देखिए C और D को केंद्र मानकर आधे से ज्यादा त्रिज्या लेकर चाप काट दिया और इन दोनों बिंदुओं को P और Q को मिला दिया। बिंदु P और Q को मिलाया जो AB को O पर प्रतिच्छेद करते हैं, अतः P और Q ही AB के बाह्य बिंदु P से अभिष्ट लंब है। अब लेते हैं किसी दी गई रेखा के समांतर रेखाएं खींचना। एक रेखा AB खींचिए तथा इससे 4 सेंटीमीटर की दूरी पर AB के समांतर एक अन्य रेखा की रचना कीजिए, ऐसा प्रश्न है। तो रचना के चरण, माना AB एक रेखा है तथा इस पर एक बिंदु P लिया। AB पर हमने एक बिंदु कौन सा ले लिया, P ले लिया। P को केंद्र मानकर किसी भी त्रिज्या का एक चाप, P को हमने क्या मान लिया, केंद्र, और किसी भी त्रिज्या का एक चाप इस प्रकार काटा जो AB को दो बिंदुओं R और S पर काटता है। ये देखिए P से हमने एक त्रिज्या ले लिया PS और इस तरह से R और S पर चाप काट दिया। पुनः R व S से आधे से अधिक 1/2 RS से अधिक त्रिज्या लेकर दो चाप इस प्रकार लगाए जो परस्पर बिंदु Q पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब P और Q को मिलाकर इसे आगे बढ़ा देंगे। तो ये जो P और Q मिला तो वास्तव में यह AB पर लंब है, तो ये हमने एक लंब खींच दिया। अब इसे हमने आगे बढ़ा दिया। पुनः बिंदु P को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप काटा जो PQ को बिंदु C पर काटता है। 4 सेंटीमीटर दूरी पर हमें समांतर रेखा खींचना था, इसलिए यहाँ पर 4 सेंटीमीटर पर बिंदु C ले लिया। बिंदु C को केंद्र मानकर इस किसी भी त्रिज्या का एक चाप इस प्रकार लगाया कि जो PQ को
बिंदु डी और ई पर प्रतिच्छेद करता है। पुनः वही प्रक्रिया करेंगे ताकि हमें यह एक ए बी के समांतर रेखा मिल सके। बिंदु डी और ई को केंद्र मानकर डीई के आधे से अधिक त्रिज्या लेकर चाप इस प्रकार लगाए जो परस्पर बिंदु एफ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो बिंदु ये डी हो गया और ये बिंदु ई हो गया। बिंदु डी और ई का आधे से अधिक त्रिज्या लेकर हमने फिर से एक चाप लगाया, तो अब हम सी एफ हमें प्राप्त हो जाएगा। देखिए कैसे सी एफ प्राप्त हो जाएगा। ये देखिए, ये डी और ई है, इन दोनों से हमें प्राप्त हुआ ये जो रेखा प्राप्त हुई है, इसमें हम बिंदु सी और एफ को जब मिलाते हुए आगे बढ़ा देंगे तो हमें ए बी के समांतर, ए बी से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित समांतर रेखा सी एफ प्राप्त हो जाएगी। अब लेते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो उसमें सबसे पहले हम लेंगे घनाभ। घनाभ की मान लो लंबाई ए है, चौड़ाई बी और ऊंचाई सी है, तो घनाभ का आयतन होता है v बराबर ए गुणा बी गुणा सी घन इकाई। यानी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, s बराबर 2 इंटू ए बी धन बी सी धन सी ए। यानी कि 6 फलक होते हैं तो सभी 6 फलकों का क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी आधार और छत को छोड़कर आसपास की चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई गुणा ऊंचाई, 2 इंटू ए प्लस बी इंटू सी। घनाभ का विकर्ण होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इस प्रकार हम एक उदाहरण लेते हैं। एक घनाभाकार बाक्स की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। इसका आयतन, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम ले लेते हैं कि माना घनाभाकार बाक्स की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः ए बी सी है तथा ए बराबर 5 मीटर, बी बराबर 4 मीटर, सी बराबर 3 मीटर है। तो घनाभ का आयतन v बराबर हो जाएगा ए बी सी बराबर 5 गुणा 4 गुणा 3 अर्थात 60 मीटर, 60 घन मीटर इसका आयतन हो जाएगा। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, s बराबर 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो हम जब यहाँ पर मान रख देंगे 2, ए का मान 5, बी का 4, फिर धन बी का मान 4, सी का मान 3, धन सी का मान 3 और ए का मान 5। जब हम इन्हें हल कर देंगे तो 2 गुणा 20 धन 12 धन 15 हो जाएगा, 20 12 15 को जोड़ देंगे 47 हो जाएगा और 2 का गुणा करने पर 94 वर्ग मीटर आया। चूंकि यह एक क्षेत्रफल है इसलिए इसका उत्तर वर्ग इकाई में प्राप्त होता है, वर्ग मीटर प्राप्त हुआ। घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अब क्या हो जाएगा, 2 इंटू ए प्लस बी इंटू सी। जब हम मान रख देंगे तो 2 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 3 हो जाएगा और 2 इंटू 9 प्लस, देखिए इंटू 3 हो गया, 2 इंटू 9 कर लिया इंटू 3 हो गया, तो 18 तिया 54 वर्ग मीटर इस घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त हो गया। घनाभ का विकर्ण अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 5 का वर्ग धन 4 का वर्ग धन 3 का वर्ग करनी के अंदर कर देंगे तो हमें करनी 50 प्राप्त हो जाएगा। उसे हम और मिश्र करनी में तोड़ लेंगे तो घनाभ का विकर्ण प्राप्त हो जाएगा 5 करनी 2 मीटर। यहाँ वर्ग मीटर नहीं आएगा, घनाभ का विकर्ण होगा 5 करनी 2 मीटर। फिर देखिए घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः a है तो घन का आयतन क्या हो जाएगा, a की घात 3 यानी भुजा की घात 3 घन इकाई में प्राप्त होगा। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर है, वर्ग इकाई में प्राप्त होगा। घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a स्क्वायर है, वर्ग इकाई में प्राप्त होगा। और घन का विकर्ण करनी 3 इंटू भुजा या a करनी 3 है, यह इकाई में प्राप्त होगा। उदाहरण है उस घन का आयतन, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 4 मीटर है। तो माना घन की भुजा की लंबाई a है तथा प्रश्नानुसार a बराबर 4 मीटर है, तो क्या होगा, घन का आयतन हम निकाल लेंगे v बराबर a की घात 3 यानी 4 की घात 3, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 64 घन मीटर। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा 6a स्क्वायर, 6 इंटू 4 का स्क्वायर, तो 6 इंटू 4 इंटू 4 यानी 96 वर्ग मीटर प्राप्त हो जाएगा। फिर इसके बाद घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a स्क्वायर है तो 4 गुणा 4 गुणा 4 हो जाएगा, 4 गुणा 4 का वर्ग
यानी 4 गुणा 4 गुणा 4 यानी 64 वर्ग मीटर हमें घन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त हुआ। और घन का विकर्ण होगा √3a, √3 और a का मान है 4, a कर्ण के बाहर है तो 4 कर्णी 3 मीटर घन का विकर्ण प्राप्त हुआ। अब लेते हैं बेलन। बेलन क्या है? बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच घन इकाई। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर कोष्टक में आर धन एच वर्ग इकाई। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच वर्ग इकाई। उदाहरण है उस बेलन का आयतन, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके आधार की त्रिज्या 7 मीटर तथा ऊंचाई 8 मीटर है और पाई का मान 22/7 लेना है। तो माना बेलन के आधार की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है, तब r बराबर 7 मीटर और h बराबर 8 मीटर है। तो हमने बेलन का आयतन यहाँ पर सूत्र लिख दिया, v बराबर पाई आर स्क्वायर एच। तो v बराबर हो जाएगा पाई का मान 22/7, r का मान 7 है, उसका वर्ग है तो वर्ग, इंटू h है तो 8। तो कर देंगे 7 से 7 कट जाएगा, 22 गुणा 7 गुणा 8 1232 घन मीटर आयतन प्राप्त हो गया। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर कोष्टक में आर धन एच है, 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 7, आर धन एच यानी 7 धन 8। तो प्राप्त हो जाएगा 7 से 7 कट जाएगा, 44 गुणा 15 660 वर्ग मीटर। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2 पाई आर एच, 2 इंटू 22/7 गुणा 7 गुणा 8। तो 7 से 7 कट गया, 352 वर्ग मीटर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त हुआ। अब लेते हैं शंकु का आयतन। शंकु का आयतन का सूत्र है 1/3 पाई आर वर्ग एच। शंकु की ऊंचाई होती है एच, शंकु की त्रिज्या आर और शंकु की तिर्यक ऊंचाई होती है एल। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है पाई आर एल धन आर और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है पाई आर एल। शंकु की तिर्यक ऊंचाई होती है एल बराबर √h वर्ग धन आर वर्ग। तो उदाहरण लेते हैं, यदि किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 3 मीटर, उसकी ऊंचाई 4 मीटर हो, तब शंकु का आयतन, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो माना शंकु के आधार की त्रिज्या क्या है? r है, ऊंचाई h है तथा तिर्यक ऊंचाई l है। तब हम देखते हैं कि r त्रिज्या और h मीटर, 8h बराबर 4 मीटर की क्या हो गई? ऊंचाई हो गई। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? तिर्यक ऊंचाई l हमें ज्ञात नहीं है इसलिए निकाल लेंगे। l बराबर होता है √r² प्लस h²। 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग करनी के अंदर कर देंगे तो करनी 25 प्राप्त होगा, जिसका वर्गमूल 5 मीटर प्राप्त हुआ। तो शंकु का आयतन का सूत्र है v बराबर 1/3 पाई आर वर्ग एच। मान रख देंगे 1/3, पाई का मान 22, पाई का मान नहीं रखा गया है तो r² यानी 3 का वर्ग गुणा 4, तो 3 तिया 9 हो गया, 1 3 से 1 3 कट जाएगा, 312 घन मीटर प्राप्त हुआ शंकु का आयतन। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है पाई आर आर धन एल या एल धन आर। तो पाई का मान तो हमें नहीं रखना है अभी, फिर आर का मान है यहाँ 3, एल का मान है 5 और आर का मान है 3, तो प्राप्त हुआ 8। 8 गुणा 3 24 पाई वर्ग मीटर प्राप्त हुआ। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, पाई का मान पाई, आर का मान 3 और एल का मान 5, तो पाई आर एल 15 वर्ग मीटर। गोला देखिए, गोला क्या होता है? गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर वर्ग। तो उदाहरण हम एक लेते हैं, उस गोले का आयतन और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। माना गोले की त्रिज्या r, तब r बराबर 21 सेंटीमीटर। गोले का आयतन है 4/3 पाई आर की घात 3। मान रख दिया 4/3, पाई का मान 22/7, आर की घात 3 यानी 21 की घात 3। और जब हम 7 से 21 को काट देंगे तो 3 सत्ते 21 हो जाएगा, और फिर 3 से फिर से 3 को काट देंगे तो प्राप्त होगा 4 गुणा 22 गुणा 7 गुणा और 21 गुणा 21, 4 गुणा 22 गुणा 21 गुणा 21, और जब चारों का गुणा कर देंगे तो 38,808 घन मीटर हमें गोले का आयतन प्राप्त हुआ। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 4 पाई आर वर्ग, 4 पाई का मान 22/7, आर वर्ग यानी 7 का वर्ग। फिर हम 7 से 21 को काट देंगे, 3 बार कट जाएगा, 4 गुणा 22 गुणा 3 गुणा 21 प्राप्त होगा, जो कि 5,544 वर्ग मीटर गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त होगा। अर्धगोला देखिए, अर्धगोले का आयतन है 2/3 पाई आर की घात 3। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2 पाई आर स्क्वायर। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है 3 पाई आर वर्ग। क्योंकि ये जो ऊपर एक नई सतह बनकर तैयार हुई यह भी वृत्ताकार है, इसलिए 4 पाई आर वर्ग को जब हम
अर्धवृत्त का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में बांटेंगे तो 2 पाई आर वर्ग होगा, लेकिन संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में एक नया भाग तैयार हो जाता है, इसलिए यह होगा 3 पाई आर वर्ग। उदाहरण है, यदि किसी अर्धगोले का व्यास 12 सेंटीमीटर हो तब उसका आयतन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो माना अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है, आर है, तब व्यास क्या है, 2r होता है, 2r बराबर 12 दिया हुआ है, तो r बराबर 6 सेंटीमीटर हो गई त्रिज्या। अब यहाँ पर हम देखते हैं त्रिज्या हमें प्राप्त हो गई। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर वर्ग है, 2 पाई का मान पाई और आर वर्ग यानी 6 का वर्ग, तो 72 पाई वर्ग सेंटीमीटर हमें प्राप्त हुआ। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर वर्ग है, 3 पाई और 6 का वर्ग, तो 108 पाई वर्ग सेंटीमीटर हमें अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त हुआ। अब लेते हैं सांख्यिकी। सांख्यिकी क्या है, गणित की परीक्षा में 10 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक निम्नानुसार है: 53, 36, 95, 73, 60, 42, 25, 78, 75, 62। इस रूप में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों को यथा प्राप्त आंकड़े यानी रॉ डाटा कहा जाता है, रॉ डाटा कहा जाता है। इसमें हमें न्यूनतम प्राप्तांक तथा अधिकतम प्राप्तांक ज्ञात करने में थोड़ा समय लगता है। यदि इन प्राप्तांकों को आरोही या अवरोही क्रम में रखा जाए तो अधिकतम अंक ज्ञात करने में काफ़ी कम समय लगेगा। अर्थात प्राप्तांकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर और न्यूनतम अंक 25, 36, 42, 55, 60, 62, 73, 75, 78, 95 इस प्रकार स्पष्ट देख सकते हैं कि न्यूनतम अंक प्राप्तांक 25 और अधिकतम प्राप्तांक 95 है आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर। आंकड़ों के अधिकतम और न्यूनतम मानों के अंतर को आंकड़ों का परिसर कहा जाता है। अतः यहाँ पर परिसर कितना है, 95 ऋण 25 है। परिसर कितना है, इस 95 में से इस 25 को जब हम घटा देंगे तो परिसर हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 70 प्राप्त हो जाएगा। चलिए अब लेते हैं, आइए हम एक अन्य उदाहरण की सहायता से सांख्यिकी की कुछ शब्दावली समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण है, एक विद्यालय में कि 10वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों द्वारा 100 अंकों में से प्राप्त किए गए अंक निम्नानुसार हैं। 30 विद्यार्थी हैं, उन्होंने 100 में से इतने इतने अंक प्राप्त किए हैं। इसमें एक निश्चित अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या को इस अंक की बारंबारता कहा जाता है। जैसे यहाँ 4 विद्यार्थियों ने 70 अंक प्राप्त किया, अतः 70 अंक की बारंबारता 4 है। 70 अंक प्राप्त करने वाले 4 विद्यार्थी हैं, तो 70 अंक की बारंबारता 4 है। आंकड़ों को इस अधिक सरल रूप में समझने के लिए इन्हें हम एक सारणी के रूप में लिखते हैं, जो कि निम्नानुसार है। अंक 10 प्राप्त करने वाले का मिलान चिन्ह देखिए, यहाँ पर 1 लगा हुआ है और उसकी संख्या 1 ही है। 20 अंक प्राप्त करने वाला 1 है, 36 अंक प्राप्त करने वाले 3 हैं, तो 3 खड़े डंडे लगा देंगे। 40 अंक प्राप्त करने वाले 4 हैं, तो 4 लिख दिया बारंबारता। 50 अंक वाले 3 हैं, 56 अंक वाले 2 हैं, 60 अंक वाले देखिए 1, 2, 3, 4 और एक आड़ी लाइन, तो हो गए 5। 70 अंक वाले हैं 4 और 72 अंक लेने वाले हैं 2। 80 अंक लेने वाला 1, 88 अंक लेने वाले 2, 92 अंक लेने वाले 2 और 95 अंक लेने वाला 1 विद्यार्थी है। कुल विद्यार्थियों की संख्या 30 है। इस सारणी को अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी या केवल बारंबारता बंटन सारणी कहा जाता है। यदि आंकड़ों की संख्या अधिक होती है तो अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बड़ी हो जाती है। इसे समझने में समय अधिक लगता है। इसके लिए हम इन आंकड़ों को 10, 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 इस प्रकार के समूहों में रखकर छोटा कर लेते हैं। इन समूहों को वर्ग या वर्ग अंतराल कहा जाता है। इनके मापों को वर्ग माप या वर्ग चौड़ाई कहा जाता है। इसमें वर्ग चौड़ाई 10 है। यदि हम इसे वर्ग अंतराल में बांट देंगे आंकड़ों को, तो ये हम अधिक से अधिक आंकड़ों को व्यवस्थित क्रम में जमा सकते हैं। जैसे कि आइए हम पिछले उदाहरण को आंकड़ों को वर्ग अंतराल के रूप में व्यवस्थित करते हैं। देखिए, 10 से 19 तक अंक लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या 1 है, 20 से 29 तक अंक लेने वाला 1, 30 से 39 3, 40 से 49 4, 50 से 59 वाले 5, 60 से 69 वाले 5, 70 से 79 वाले 5, 80 से 89 वाले 3 और 90 से 99 अंक लेने वाले विद्यार्थी
30 हैं, 3 हैं, कुल योग हो गया विद्यार्थियों का 30, और यह फिर वर्गीकृत आंकड़ों के रूप में हम इन्हें जमा रहे हैं। प्रत्येक वर्ग की न्यूनतम संख्या को निम्न वर्ग सीमा और अधिकतम संख्या को ऊपरी वर्ग सीमा कहा जाता है। जैसे 20 से 30 में 20 निम्न वर्ग सीमा और 30 ऊपरी वर्ग सीमा है। यदि हमें वर्ग 20 से 30 का वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है, तब हमें इस वर्ग अंतराल का मध्यमान ज्ञात करना होगा। कैसे करेंगे? न्यूनतम सीमा और उच्चतम सीमा का योग बटे 2 कर देंगे, तो इसका हमें वर्ग चिन्ह प्राप्त हो जाएगा 25। यदि हमें दिए गए कक्षा 10वीं के 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का मध्यमान ज्ञात करना है, तो हम कैसे करेंगे? सभी के अंकों का योग बटे अंकों की संख्या कर देंगे। सभी के अंकों का योग है 1779 बटे कुल संख्या है 30, तो 59.3 आ जाएगा मध्यमान, या जिसे हम माध्य कहते हैं। 12 मानता बंटन सारणी से माध्य ज्ञात करना। इससे हम माध्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? सभी आंकड़ों का योग हमें तो यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। कैसे प्राप्त होगा? 10 अंक लेने वाला एक विद्यार्थी 10 एकम 10, 10 अंक वाला 20 वाला एक है तो 20 एकम 20, 36 वाले 3 हैं तो 36 गुणा 3 108। इस तरह से हम गुणा कर देंगे XI और FI का, तो ये हो जाएंगे सभी आंकड़ों का योग सिग्मा FI XI 1779, तो ये आ जाएगा अंश में। और सिग्मा FI यानी सभी विद्यार्थियों की संख्याओं का योग जो कि 30 है, तो 1779 बटे 30 करेंगे तो 59.3 है। इस तरह से हम आंकड़ों का माध्य निकालते हैं। यदि इन्हीं आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना हो तो इसके लिए सबसे पहले आंकड़ों को हमें आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना पड़ेगा। यदि आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तब क्या होगा? हम इन आंकड़ों को, ये देखिए हमने आरोही क्रम में बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। सबसे छोटा आंकड़ा 10 है, सबसे बड़ा आंकड़ा 95 है। यहाँ आंकड़ों की संख्या n सम है 30 है, तो हम इनका क्या निकालेंगे? माध्यक कैसे निकालेंगे? माध्यक बराबर सम के लिए है n बटे 2, यानी कुल आंकड़ों की संख्या बटे 2वें पद का मान, और n बटे 2 धन 1वें पद का मान पूरे के बटे 2। n बटे 2वां पद 30 में n बटे 2वां पद कौन सा होगा? 15वां पद होगा। और ये देखिए 30 बटे 2 धन 30 बटे 2 धन 1, यानी 15वां पद धन 16वां पद बटे 2। यहाँ देखिए 15वां पद कितना है? 60 है, और 16वां पद भी 60 है, तो दोनों का योग बटे 2 यानी 120 बटे 2 कर देंगे। तो यहाँ पर हमें माध्यक या माध्यिका प्राप्त हुई 60। यदि आंकड़ों की संख्या n विषम होती तो माध्य का आसान सूत्र है n धन 1 बटे 2वां पद। सीधे सीधे n धन 1 बटे 2वां पद ही माध्य कहलाता है। इन्हीं 30 विद्यार्थियों का यदि हमें बहुलक ज्ञात करना हो, तब हम देखते हैं कि सबसे अधिक आवर्ती या बारंबारता अंक 60 की है, जो कि 5 विद्यार्थियों ने प्राप्त किए हैं। अतः यहाँ पर आंकड़ों का बहुलक कितना है? 60 है। इस प्रकार इस अध्याय को पढ़ने के बाद निम्नलिखित सारांश प्राप्त होते हैं। सांख्यिकी के अंतर्गत हम आंकड़ों को इकट्ठा करना, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण करना तथा निर्वचन करने का कार्य करते हैं। एक निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए गए तथ्यों या अंकों को आंकड़े कहा जाता है। यदि हमने किसी काम के लिए आंकड़े एकत्रित किए हैं तो उन्हें हम डाटा आंकड़े कहते हैं। दिए गए आंकड़ों में कोई प्रेक्षण कितनी बार आता है, यह उस प्रेक्षण की बारंबारता कहलाती है। वर्ग अंतराल वह वर्ग होते हैं जिसमें सभी प्रेक्षण बटे होते हैं। वर्ग अंतराल 20 से 30 में 20 को वर्ग अंतराल की निम्न सीमा तथा 30 को उच्च सीमा कहते हैं। वर्ग अंतराल का मध्यमान वर्ग चिन्ह कहलाता है। उदाहरण के लिए वर्ग 20 और 30 का वर्ग चिन्ह 20 धन 30 बटे 2 अर्थात 25 है। वर्ग चिन्ह निम्न वर्ग सीमा धन उच्च वर्ग सीमा बटे 2 होता है। सूत्र औसत माध्य का सूत्र है सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, या लिखेंगे x बार बराबर x1 धन x2 धन x3 डैश 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 xn पूरे के बटे n। जब बारंबारता f दी गई हो तब माध्य होता है x बार बराबर सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI, यानी कि आवर्ती से आंकड़ों की के जो संख्या है उसका भी गुणा करना होगा। तो देखिए जैसे कि 70 अंक लेने वाले 2 विद्यार्थी हैं तो 70 गुणा 2 करना पड़ेगा, तो FI XI प्राप्त होता है। और फिर सभी योग वाले आंकड़ों को जब हम जोड़ेंगे तो सिग्मा FI XI प्राप्त होता है, और पूरे के बटे विद्यार्थियों की संख्या सिग्मा FI का भाग देना पड़ता है। प्रेक्षणों का वह मान जो सबसे ज्यादा बार आता है बहुलक कहलाता है। सबसे अधिक बार आने वाला आंकड़ा
बहुलक कहलाता है। माध्य के लिए प्रेक्षणों को पहले बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित करते हैं, तभी हम माध्यक निकाल सकते हैं। माध्यक यानी माध्यिका। यदि प्रेक्षणों की संख्या n विषम है तब माध्यक होगा n-1/2 पद। यदि प्रेक्षणों की संख्या सम है तब माध्यक होगा n/2 पद धन n/2 धन 1 पद पूरे के बटे 2, जैसे कि हमने ज्ञात किया। चलिए समझते हैं प्रायिकता। मान लीजिए एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो चित्त आएगा या पट। इसका उत्तर कोई भी सही नहीं दे सकता, क्योंकि सिक्के को उछालने पर चित्त और पट दोनों में से कुछ भी आ सकता है। इस प्रकार कुल संभावनाएं दो होंगी, हेड या टेल। चित्त या पट की दो संभावनाएं होंगी, क्योंकि यह कंफर्म नहीं होता कि क्या आएगा। यदि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तब भी निम्नलिखित स्थितियां हो सकती हैं। क्या हो सकता है? हो सकता है कि दोनों बार चित्त आ जाए, हो सकता है दोनों बार पट आ जाए, हो सकता है कि दोनों बार में एक बार चित्त और एक बार पट आ जाए। अतः सिक्के की प्रत्येक उछाल को एक अभिप्रयोग या ट्रायल कहा जाता है। उपरोक्त स्थिति में अभिप्रयोगों की संख्या 2 है, क्योंकि हमने सिक्के को उछालने के लिए 2 बार ट्रायल या प्रयास उछालने पर जो भी आता है चित्त या पट उसे घटना कहते हैं। जो भी घटित हुआ उसे क्या कहेंगे? घटना। राम ने सिक्का उछाला और श्याम ने कहा चित्त आएगा और उछालने पर आया पट, तो श्याम की घटना नहीं घटी, और यदि चित्त आ जाता तब हम कहते कि श्याम की घटना घट चुकी है। इसी प्रकार जब एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तब निम्नलिखित संभावनाएं हो सकती हैं। 2 बार उछालेंगे तो या तो चित चित आएगा, पट पट आएगा, चित पट आएगा या पट चित आएगा। अतः कुल 4 प्रकार की संभावनाएं हैं। इस प्रकार किसी प्रयोग में कुल कितनी संभावनाएं हो सकती हैं, उनके समुच्चय को उच्च कक्षाओं में हम प्रतिदर्श समष्टि के नाम से जानेंगे और प्रत्येक संभावना को प्रतिदर्श बिंदु कहेंगे। राम के द्वारा सिक्के को 2 बार उछालने के प्रयोग में यदि श्याम कहता है कि 2 बार उछालने पर एक बार तो चित्त आएगा ही, तब भी श्याम की घटना इन स्थितियों में नहीं घटी। जब दोनों बार चित्त या दोनों बार पट आ जाए तो उसकी बात सही नहीं होगी। अर्थात HH और TT इन दोनों स्थितियों में श्याम की घटना नहीं घटी। श्याम की बात तभी सत्य होगी जब HT या TH आता। अतः कुल 4 स्थितियों में से 2 स्थितियां श्याम की घटना के अनुकूल है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि श्याम की घटना E घटने की प्रायिकता अर्थात सिक्के को 2 बार उछालने पर एक बार चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी? अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें घटना E घटी और अभिप्रयोगों की कुल संख्या, यानी अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या करने पर हमें प्रायिकता P प्राप्त होती है। एक क्रियाकलाप लेते हैं। यदि एक पासे को फेंका जाता है तो निम्नलिखित संभावनाएं हो सकती हैं। क्या क्या हो सकता है पासे को फेंकने पर? 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आ सकता है, अर्थात कुल संभावनाएं 6 हैं। अब यदि राम कहता है कि पासे को एक बार फेंका जाए तो 4 से बड़ा अंक आएगा, 4 से बड़ा अंक आएगा, तब राम की बात तभी सत्य होगी जब 5 आ जाए या 6 आ जाए। तो इस प्रकार कुल 6 संभावनाओं में से राम के अनुकूल सिर्फ 2 संभावनाएं ही हैं। यदि राम पासे पर जो चाहता है वह घटना E है, तब E की प्रायिकता अर्थात पासे पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? PE से दर्शाएंगे। अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना E घटी, कुल अभिप्रयोगों की संख्या, या हम इसे लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो 2/6 1/3। राम की कही गई बात सत्य होने की प्रायिकता 1/3 है। यदि राम कहता है कि पासे को एक बार फेंकने पर 7 ऊपर आएगा, तब पासे को कितनी भी बार फेंका जाए राम की घटना कभी नहीं घट सकती, क्योंकि पासे पर 7 का अंक नहीं होता है। इस प्रकार राम के अनुकूल संभावनाओं की संख्या 0 है, तब पासे पर 7 अंक आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या 0/6 अर्थात 0 होगी।
यदि राम कहता है कि पासे को फेंकने पर 1 से 6 तक कोई न कोई अंक जरूर आएगा। इस प्रकार राम के अनुकूल अंक 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं, अर्थात सभी अंक राम के अनुकूल हैं। क्योंकि पासे को फेंकने पर कोई न कोई अंक तो जरूर आएगा ही, तब राम के अनुकूल प्रयोग अभिप्रयोगों की संख्या 6 होगी। इस प्रकार कोई भी अंक आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, 6/6 को जब हम काटेंगे तो 1 प्राप्त हो जाएगा। प्रायिकता का परसेंट 100% होगा। उपरोक्त से स्पष्ट है कि कोई भी घटना अंक आना एक निश्चित घटना है जिसकी प्रायिकता 1 है, तथा 7 का अंक आना असंभव घटना है जिसकी प्रायिकता 0 है। हम जान गए कि असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है और निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। यदि राम कहता है कि पासे को फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होगी, तो राम के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2, 4, 6 होगी, यानी कुल 3 अंक होंगे। इस प्रकार सम अंक आने की प्रायिकता हो जाएगी 3/6, काटने पर 1/2 प्राप्त हो जाएगा। यदि सम संख्या प्राप्त नहीं होती है तो फिर निश्चित ही विषम संख्या प्राप्त होगी, राम की घटना के अनुकूल नहीं होगी। अतः विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? 3/6, 1/2। यानी सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता राम की यह चाह है, और विषम अंक प्राप्त हो रहा है तो राम की चाह पूरी नहीं हो रही है। तो सम और विषम दोनों प्रायिकताओं को जब हम जोड़ देंगे तो पूर्ण घटना हो जाएगी, अर्थात 1/2 और 1/2 मिलकर 1 प्राप्त होगा, यानी संपूर्ण निश्चित प्रायिकता के बराबर होगा। तो हम जानेंगे किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और घटित ना होने की प्रायिकता दोनों का योग 1 होता है। इस कथन से हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं कि सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता धन सम संख्या प्राप्त ना होने की प्रायिकता दोनों का योग 1 प्राप्त होगा। किसी घटना में सभी घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है, तथा किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता पी तथा घटित ई के घटित ना होने की प्रायिकता पी बार दोनों का योग 1 प्राप्त होता है। इस प्रकार अध्ययन को पढ़ने के बाद निम्नलिखित सारांश प्राप्त होता है कि अभिप्रयोग क्या कहलाता है। यह वह क्रिया है जिसमें एक या एक से अधिक परिणाम प्राप्त होते हैं। यानी एक सिक्के को प्रत्येक बार उछाला जाए तो अभिप्रयोग है कि जितने बार उछाला जा रहा है वह उसका प्रयोग है। पासा का प्रत्येक बार फेंकना एक अभिप्रयोग है। फिर एक घटना के संयोग या प्रायिकता के होने को निम्न प्रकार से दर्शाया जाता है, अर्थात किसी घटना के प्रायिकता क्या होगी? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। किसी घटना की प्रायिकता सदैव 0 और 1 के बीच में होती है, यानी न्यूनतम प्रायिकता 0 और अधिकतम प्रायिकता 1, अर्थात 0 से बड़ा या बराबर होता है प्रायिकता का मान और 1 से छोटा या बराबर होता है। किसी घटना 1 को निश्चित घटना कहा जाता है। यदि किसी घटना की प्रायिकता 1 हो तो पी बराबर 1 तथा ए असंभव घटना होगी जब इसकी प्रायिकता 0 होगी। जैसा कि हमने पासा फेंकने पर बोला था, 1 से 6 अंक पूरे आने की प्रायिकता 1 होगी, लेकिन अंक 7 ऊपर आने की प्रायिकता 0 होगी। तो असंभव घटना होगी जो पी बराबर 0 होगी। किसी प्रयोग में सभी घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता पी तथा ई के घटित ना होने की प्रायिकता पी बार हो, तब पी धन पी बार बराबर 1 होता है। इस प्रकार यहाँ पर हमने कक्षा 9वीं के सभी महत्वपूर्ण सूत्रों का और सभी महत्वपूर्ण बातों का अध्ययन किया, और साथ ही यह ब्रिज कोर्स कक्षा 10वीं के लिए अध्ययन किया। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।